हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एंड देन वी विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्यूपिल डायलेशन, कि हमारे प्यूपिल का साइज कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे हमारे इमोशंस हमारे आइज़ के प्यूपिल साइज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो विजन के 3 डिफेक्ट्स हैं। मायोपिया, जिसमें आपको नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं जबकि दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं पर नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती। देन प्रेसबियोपिया, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए मायोपिया में क्या करते हैं, हमारा जो लेंस है वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक फोकस करता है, तो फोकस पॉइंट आपका रेटिना से आगे बनता है क्योंकि हमारा आई लेंस कुछ ज़्यादा ही फोकल लेंथ को कम कर दे रहा है। ठीक है, मतलब उसका कर्वेचर जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो अगर आपका ये जो कॉन्वेक्स है आई लेंस, इसका कर्वेचर ज़्यादा हो चुका है, तो उसको कम करने के लिए कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, इससे ऑपोजिट नेचर का, दैट इज कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस लगा के हम इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीज़ें तो क्लियरली दिखती हैं पर नज़दीक की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही, मतलब आपका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तो इसमें जो फोकस बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अगर आप नज़दीक की चीज़ों पे फोकस करेंगे तो फोकस आपका रेटिना से पीछे बनेगा, जिसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं एप्रोप्रिएट पावर का। तो हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। और प्रेसबियोपिया में क्या होता है, इट ऑल्सो मीन्स एजिंग आई। ये आपको एज के साथ प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आई का जो लेंस है वो धीरे धीरे ज़्यादा क्रिस्टलिन हो जाता है, ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से उसका फोकस करने की जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, वो अफेक्ट होती है और हमारे को जो प्रॉब्लम होगी दैट इज़ कॉल्ड प्रेसबियोपिया। ओके, तो इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। तो इसको कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, अपर पार्ट जो है लेंस का वो कॉनकेव होता है, लोअर पार्ट कॉन्वेक्स होता है। तो अपर पार्ट आपको दूर का देखने में हेल्प करता है, लोअर पार्ट आपको नज़दीक के विजन में हेल्प करता है। ओके, नाउ अब ये मैंने एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने के लिए कहा था कि हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू change the focus based on whether you are seeing the near object or the distant objects। कि आपकी आई की जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है टू एडजस्ट द फोकस, कि आप नज़दीक रहे हैं देख रहे हैं तो फोकस चेंज करना है, दूर देख रहे हैं तो फोकस चेंज करना है, उस एबिलिटी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। सेकेंड इज अ पर्सन विद मायोपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। ठीक है, कि कहा गया कि कोई भी मायोपिक आई वाला पर्सन था जो 1.2 मीटर से ज़्यादा दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा, तो उसको कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। तो भी हमने पढ़ा कि इस केस में हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। थर्ड इज व्हाट इज़ द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। तो नॉर्मल विजन के लिए जो फार पॉइंट होता है दैट इज़ इन्फिनिटी, आपको बहुत दूर की चीज़ें भी क्लियरली दिखती हैं, और नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। अ स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। देखिए, स्टूडेंट सबसे पीछे बैठा है क्लास में, दैट इज़ अ बैक बेंचर। ठीक है, तो बैक बेंचर को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। अब सीरियसली एज रिलेटेड प्रॉब्लम प्रेसबियोपिया तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, देन डेफिनेटली दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, या फार साइटेडनेस। अब नेक्स्ट, दिस इज अ पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी एंड यू शुड डेफिनेटली थिंक इट ओवर। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी आइज़
अगर हम डोनेट कर दें आफ्टर अवर डेथ तो वो दूसरों के काम आ सकती हैं. इट कैन बी अ वेरी ग्रेट सोशल कॉज कि आपके जाने के बाद भी आप किसी की हेल्प करते हैं. बिकॉज आईज हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि हमारे डेली सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट आईज यू कैन नॉट इमेजिन कि आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी. ठीक है, तो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ वंस. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट. इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ जहाँ पर डिफाइन किया गया है कि आई डोनर के लिए आपकी एज, ग्रुप या सेक्स मैटर नहीं करता, आप डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, और इवन अगर आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कोई प्रॉब्लम है, स्टिल यू कैन डोनेट. तो जस्ट फाइंड 2 or 3 minutes टू गो थ्रू दिस पैराग्राफ. अब देखिए नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विद द फन फैक्ट ऑफ टुडे. द साइज ऑफ योर प्यूपिल डिपेंड्स ऑन योर मूड. यस, आपका अगर मूड चेंज होगा तो डेफिनेटली आपके प्यूपिल का साइज भी चेंज होगा. दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. शी लव्स यू, तो डेफिनेटली यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस. तो आप खुश हैं दैट शी लव्स यू और आपके जो प्यूपिल का साइज है ये बढ़ गया है. एंड शी लव्स यू नॉट. ठीक है, बहुत खुशी की बात तो नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्यूपिल का साइज है वो कम हो गया है. तो हमारी आइज़ का जो प्यूपिल है वो इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. लाइट के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट करता ही है कि अगर आप सडनली अंधेरे कमरे से बाहर सनलाइट में चले जाएंगे तो डेफिनेटली प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग इन द आई. कि आइज में कितनी लाइट एंटर कर रही है उसको कम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए. बट इमोशनल बैलेंसेस भी हमारे प्यूपिल में रिफ्लेक्ट होते हैं. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपको कुछ चीज़ सुनना अच्छा लग रहा है, अच्छा म्यूज़िक है, आपको किसी चीज़ की स्मेल बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा परफ्यूम है, या आपको किसी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारा जो प्यूपिल है इसका साइज़ बढ़ जाता है. पर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, टेस्ट आपको बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है, कोई सुन रहे हैं आप चीज़ वो आपको बहुत इरिटेट कर रही है, देन द प्यूपिल साइज रिड्यूसेस. तो हमारा प्यूपिल हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है. क्यों करता है नोबडी नोज, पर इसको साइकोलॉजिस्ट अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं कि किस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस के बेस पे आपके आइज़ का प्यूपिल अपना साइज चेंज कर रहा है. सो दैट स्टडी इज कॉल्ड प्यूपिलोमेट्रिक्स. ठीक है, तो प्यूपिल के साइज को स्टडी करना भी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है. अब कुछ इल्यूजन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं. ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन्स. तो फर्स्ट केस में कैन यू काउंट द ब्लैक डॉट्स. इस डायग्राम में आपको कहीं पर कोई ब्लैक डॉट दिख रहा है, आप उस पर फोकस करने की ट्राई करते हैं और वो ब्लैक डॉट आपको नहीं दिखता. जहाँ फोकस कर रहे हैं वहाँ आपको वाइट दिख रहा है. ठीक है, पर जब आप वाइट पे फोकस कर रहे हैं तो दूर दूर के कहीं आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं पर आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे. तो दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन. ठीक है, सेकेंड डायग्राम यहाँ देख सकते हैं आप. इस केस में नॉर्मली देखने पे लग रहा है कि ये जो रखी गई हैं, ठीक है, टाइल्स यहाँ पर रखी गई हैं, तो ये लग रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी रखी हैं. ठीक है, अगर आप लेफ़्ट से राइट अगर हम देखें अलॉन्ग अ रो, सो लेफ़्ट से राइट देखें तो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कि रखा है, ऊपर नीचे रखी गई हैं. पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की. ठीक है, यहाँ थर्ड स्ट्रेट लाइन. तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टाइल्स रखी गई हैं वो एग्जैक्टली सेम हाइट पे हैं. पर देखने में क्या लग रहा था कि टाइल्स ऊपर नीचे रखी गई हैं, उनका अरेंजमेंट थोड़ा सही नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्डर्ड नहीं है. बट अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ टाइल्स को देखेंगे लेफ्ट से राइट तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है. पर जब आप पूरे डायग्राम को देखते हैं तो वो ऐसा नहीं दिखता. ठीक है, थर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने लाइंस एक के ऊपर एक करके स्टैक इसका बनाया हुआ है. ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइंस. यहाँ पर हमने इनको इंक्लाइन कर दिया है. तो डेफिनेटली ये लाइन जो है ये छोटी हैं नहीं, ये लाइन का साइज भी उतना ही है लेंथ जितनी इन लाइंस की है. ओके, पर इस अरेंजमेंट में ये छोटी दिखाई देती हैं. पर अगर आप इस लाइन को इसी टाइम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों का साइज बराबर है. जब आप 1:1 एक एक करके कंपेयर करते हैं तब आपको साइज एग्जैक्टली सेम लगता है. पर अगर आप एज अ ग्रुप इसको देखेंगे और इस ग्रुप को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये ग्रुप में जो लाइंस है वो साइज में छोटी हैं. तो दीज आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स.
ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म, बिकॉज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले देखिए कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म में करना क्या होता है, जस्ट इमेजिन आप एक पेपर के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को क्या करना है आपने, या इस ट्रायंगल को वर्टिकली अगर हम एक्सटेंड करने की सोचें, ठीक है, मतलब ये आपने पेपर के ऊपर एक ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए इस ट्रायंगल को ऐसे मैं इस पॉइंट को भी ऊपर ऊपर वर्टिकली एक्सटेंड करता जाऊं, इसको भी एक्सटेंड करता जाऊं, इसको भी एक्सटेंड करता जाऊं, तो यहां पर एक और फिर इसी तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की शेप को कहा जाता है प्रिज्म। कि आप एक कोई भी ज्योमेट्री, मैं एक पेंटागन भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस पेंटागन को अगर मैं ऊपर की तरफ वर्टिकली एक्सटेंड करता जाऊं, ठीक है, तो जो फाइनल शेप आएगी वो भी यहां टॉप पे भी एक पेंटागन होगा। ओके, तो ये एक पेंटागनल प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म हमेशा ट्रायंगुलर ही नहीं होता, ये पेंटागनल भी हो सकता है, रेक्टेगनल भी हो सकता है, हेक्सागनल भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। अगर आप याद नहीं भी कर सकते, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट अ डेफिनेशन, जिसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉलिश्ड प्लेन फेसेस होने चाहिए, 2 पॉलिश्ड प्लेन फेसेस, दैट इज, देखिए मान लीजिए ये वाला फेस जो है और ये वाला फेस है, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो दे आर इंक्लाइंड रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ ये इस एंगल पे, ये थीटा एंगल हम ले लेते हैं, थीटा एंगल पे ये 2 प्लेन आपस में है, फ्रॉम विच, तो इन प्लेन्स के थ्रू लाइट या तो रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, दोनों भी होंगे, ठीक है। तो लाइट अगर यहां से एंटर करती है तो इस प्लेन से एंटर करेगी और दूसरे प्लेन से जब बाहर निकलेगी तो वो किसी अलग एंगल पे निकलेगी, मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है प्रिज्म। प्रिज्म किससे बनता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, या फ्लोराइड। फ्लोराइड एक तरह का क्रिस्टल है, ठीक है। जनरली ये कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को फ्लोराइड कहा जाता है। तो ये एक क्रिस्टलिन सब्सटेंस है जिसको आप लैब में बना सकते हैं। तो प्रिज्म हमने पढ़ा कि ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, हेक्सागनल हो सकते हैं, पेंटागनल हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की शेप हो सकती है, बट पॉइंट वो है कि जैसा बेस होगा प्रिज्म का, उसको वैसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे हम वर्टिकली, तो एक प्रिज्म शेप बन जाती है। और उसका डिज़ाइन कैसा है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागनल है, उससे डिसाइड होता है कि लाइट उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, कि लाइट जो एंटर करेगी एक फेस से वो कितने एंगल से डेविएट होके बाहर निकलेगी, ठीक है। तो वो सारा का सारा डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, इन एंगल्स पे डिपेंड करता है। तो प्रिज्म के पास क्या होता है, फ्लैट फेसेस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रिज्म में सारे के सारे जो फेसेस हैं वो फ्लैट फेसेस हैं, कहीं कोई कर्वेचर नहीं है। सेकंड, आइडेंटिकल एंड्स, ये एक एंड है और ये वाला एंड है, दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, दोनों ट्रायंगुलर हैं, तो एंड जिसके आइडेंटिकल होते हैं। सेम क्रॉस सेक्शन अलॉन्ग इट्स लेंथ, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग कहीं भी काट दूं मैं, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया बीच से, तो बीच से कट करने पे भी यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो ट्रायंगुलर आएगा, ठीक है। अगर आप कट कर देते हैं आपको 2 अलग अलग प्रिज्म मिल जाएंगे, पर ये जो नया क्रॉस सेक्शन मिलेगा आपको, ये नया एंड, ये भी कैसा होगा, ट्रायंगुलर ही होगा। यहाँ से कट कर दूंगा तब भी यहाँ पर एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो क्रॉस सेक्शन इसका लेंथ के अकॉर्डिंग, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग कहीं से भी कट करते हैं तो वी गेट द सेम क्रॉस सेक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म। अब देखिए नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, और इसको समझने के लिए तो आपको स्कूल में ही ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल। तो इस प्रैक्टिकल को यहाँ पर समझना उतना आसान तो नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आपको एक वाइट पेपर लेना है, ठीक है। वाइट पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे पिन्स लगा के फिक्स कर देना है, ठीक है। तो आपका पास एक ड्राइंग बोर्ड था, इस पे आपने एक वाइट पेपर लेके फिक्स कर दिया चारों एंड्स पे।
फिर इसके ऊपर आपने एक प्रिज्म रखना है, ठीक है। प्रिज्म को ऐसे रखना है कि इसका जो ट्रायंगुलर बेस है उसके ऊपर खड़ा करके रखना है आपको, ठीक है। तो आप ट्रायंगुलर बेस ले सकते हैं कि आपका ये ट्रायंगुलर बेस हो गया, और ऐसे आपका ये प्रिज्म आपने इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब प्रिज्म रखने के बाद प्रिज्म को चारों तरफ से आपने आउटलाइन उसकी बना देनी है पेंसिल से लेके, ठीक है, तीनों एंड्स पे, क्योंकि प्रिज्म आप जब तीनों तरफ से कवर करेंगे तो पेंसिल कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देगा। अब आप प्रिज्म को वहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है, बट आपको एक्सपेरिमेंट दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, सो लेट इट बी देयर। तो अब प्रिज्म की आपने आउटलाइन भी ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, अब देखिए ये हमारे पास आउटलाइन आ गई, तो एक पॉइंट को आप ए लिख दें, दूसरे पॉइंट को बी और तीसरे पॉइंट को सी, तो ए बी सी हमारे पास ये प्रिज्म की आउटलाइन आ गई। अब क्या करना है, आप अपनी मर्जी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये पी से लेके ई तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो आपने पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट लिए, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया पी, एक पॉइंट लिया क्यू, एक पिन मैंने लगा दी पी पॉइंट पे, ठीक है, और एक पिन मैंने लगा दी क्यू पे, दो पिन्स आपने लगा दी। अब इसके बाद क्या करना है, ये किस पे लगाई आपने, ये जो लाइन बनाई आपने ये ए बी फेस पे बनाई। अब दूसरी तरफ जाइए, इस तरफ, ये जो ए सी फेस है, अब यहाँ से देखने की ट्राई करेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि पिन्स आपको कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो उस साइड से हम देखेंगे कि आपको एक ऐसे एंगल पे इसको देखना है कि ये जो Q है और ये P है ये आपको एक ही लाइन में दिखें, ठीक है। मतलब ऑपोजिट फेस की तरफ से आप जाके प्रिज्म के थ्रू देखने की ट्राई करेंगे, ताकि ये P और Q पे जो लगी हुई पिन्स हैं ये आपको एक ही लाइन में दिखे, मतलब एक के पीछे एक दिखनी चाहिए, आपको एक ही लाइन में दिखनी चाहिए। तो जहाँ पर अब आपको दोनों पिन्स एक ही लाइन में दिखेंगी उसके हिसाब से आपने वहाँ पर दो पॉइंट R और S लगा देने हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स पे पिन्स आपने यहाँ पर लगा देनी है, और ये R और S ऐसे होने चाहिए कि यहाँ से इस लाइन से देखने पे, मतलब जब आप यहाँ से देख रहे हो आपकी आइज़ एग्जैक्टली यहाँ हैं, कि यहाँ से आप जब देख रहे हो तो इसी लाइन के अक्रॉस आपको P और Q की पिन्स दिख रही हैं, मतलब P और Q की पिन्स आपको एक ही लाइन में दिखेंगी ऐसे। तो इसी लाइन पे आपने एक पॉइंट पे R पे पिन लगा दी, एक पे S पे लगा दी, तो आपके हिसाब से अब ये चारों पिन्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो पिन तो आपने लगाई, पर P और Q भी इसी लाइन में आपको दिखाई देंगे। तो चारों पिन्स आपको इसी लाइन में दिखाई देंगी, पर एक्चुअली वो इस लाइन में नहीं थी, वो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। अब R और S को अब आपने इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर कनेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन, दिस इज F, यहाँ जो कनेक्ट करती थी ये था E, अब E और F को आपने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ये एंगल्स आपने यहाँ पर मेजर करने हैं। तो एंगल्स की बात करते हैं, तो देखिए P इज़ द इंसिडेंट रे, PE यहाँ से लाइट आ रही है तो ये इंसिडेंट रे है। यहाँ से E से F ये रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि अगर ये सीधी जाती तो ये इस तरह से जानी चाहिए थी H वाले पाथ पे, पर ये इतने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ओके, बट वी विल नॉट डिफाइन दिस एंगल एज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट आप बोलते हैं कि ठीक है ये इस तरह से जानी चाहिए थी पर ये रिफ्रैक्ट हो गई। उसके बाद ये रे कैसे जा रही है, इस पाथ पे E से F, तो E से F कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है, कि ग्लास में एंटर करते ही वो रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ ये एयर था ये ग्लास है, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। और जब ग्लास से बाहर फिर से ग्लास से फिर से एयर में जाएगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगी। तो ये Fs जो है जहाँ से ये बाहर निकल रही है, दिस इज द एमर्जेंट रे, जो बाहर निकलने वाली रे है। दो फेसेस के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो दिस एंगल BAC इज द एंगल ऑफ प्रिज्म।
और एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिफाइन करना है? देखिए, एंगल हमेशा डिफाइन किया जाता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ। तो इस ए बी सरफेस के ऊपर रे पड़ रही है और ए बी का जो परपेंडिकुलर है वो ये है एन डैश। तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, दैट इज आई, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? इसी परपेंडिकुलर के साथ ई एफ लाइन का जो एंगल बन रहा है आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब रे बाहर निकल रही है तो किस फेस से निकल रही है? ए सी फेस से बाहर निकल रही है। तो दिस एम डैश इज द परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के साथ ये ई एंगल यहां पर बना रही है, तो ई इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ये है कि रे आपकी कैसी जा रही थी। अब हम सारे डायग्राम्स को यहां पे देखिए, रे जो आपकी जा रही थी, इसको ब्लैक से ले लेते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था उसको, पर वो मुड़ गई और फाइनल जो बाहर निकल रही रे वो ये है। तो जो बाहर निकलने वाली रे है और जो जाने वाली है, तो ये आपकी रे स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और ये रे आपकी रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये है वो एंगल डी। तो डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल आपको मेजर करने होते हैं, यही इस एक्टिविटी का पर्पस है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्टिविटी तो आपको स्कूल में ही करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल। So that completes the refraction of light through the prism. So next we will start the dispersion of white light by a glass prism. कि prism कैसे हम एक रेनबो इफेक्ट देते हैं, उसका क्या रीज़न है, क्यों लाइट उसके थ्रू डिस्पर्स हो जाती है और उस पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल पर्पसेस क्या होंगे। सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।